हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके पार्ट बी की जो थ्योरी है हमने वो डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7B के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी, गिव वन एग्जांपल। तो देखिए मैंने आपको ये कहा था कि हर कोई एक जो बॉडी होती है जब हम उस पर फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी आपकी वाइब्रेट कर रही है। लेकिन अगर वो वाइब्रेशन टेक प्लेस कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स तो उस तरह की वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर अगर हम नॉर्मल एक पेंडुलम की बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये पेंडुलम है, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाकर इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगी, उसके बाद एक्सट्रीम में फिर जाएगी और वापस आएगी एंड सो ऑन, वाइब्रेशन टेक प्लेस करेगी। बट आफ्टर सम टाइम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो एयर एज अ मीडियम इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है और जिसकी वजह से इसकी एनर्जी डिसिपेट होती है एंड आफ्टर सम टाइम इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि नेचुरल वाइब्रेशन के केस में जो वाइब्रेशन टेक प्लेस करती है वो करती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे वी स्ट्राइक द कीज ऑफ पियानो, वेरियस स्ट्रिंग्स आर सेट इनटू वाइब्रेशन एट देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी एंड नेम वन फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम किसी बॉडी को या बॉडी के ऊपर हम फोर्स प्रोवाइड करके उसको वाइब्रेट करवाते हैं तो कितनी नंबर ऑफ वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है इन 1 सेकेंड, उसको उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कही जाती है। ठीक है। हाँ, ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर। बाकी हमने इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन की हुई है। अगर आपने वो जो थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग नेचुरल वाइब्रेशन एंड वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट नेचुरल वाइब्रेशन। तो जहां तक ग्राफ बनाने की बात करी थी, ये ग्राफ आपके सामने है जो यहाँ दिखा रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहां से यहां तक की जो बात हो रही है जिसकी वैल्यू यहाँ प्लस ए है, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है। तो नेचुरल वाइब्रेशन में कभी भी एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन की डिक्रीज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी वजह से आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड इसका मेंटेन किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट नेचुरल वाइब्रेशन, तो इसका सही आंसर है इन वैक्यूम। ठीक है। अब वैक्यूम क्यों, क्योंकि वैक्यूम के अंदर मीडियम नहीं होता जो इसको रेजिस्टिव फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा और जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कभी डिक्रीज नहीं होगा। फिर कहता है स्टेट वन कंडीशन फॉर ए बॉडी टू एग्जीक्यूट नेचुरल वाइब्रेशन। तो देखिए अभी तो जस्ट आपको बताया कि जो फ्री वाइब्रेशन और जो नेचुरल वाइब्रेशन है वो हमेशा अक्कर करती है सिर्फ वैक्यूम के अंदर, बिकॉज मीडियम के प्रेजेंस में वो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता और कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेम वन फैक्टर ऑन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड ड्यू टू वाइब्रेशन इन एन एयर कॉलम डिपेंड्स। तो आंसर है लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। हाउ डज द फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड इन पार्ट ए। तो आंसर भी दिया है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम जितना ज्यादा होता जाएगा फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कम होती जाएगी। ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर है तो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। सो कहता है कि स्टेट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड बाय द एयर कॉलम। सिंपल सी बात, अभी बताया कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ है, तो लेंथ को कम कर दीजिए, एयर कॉलम के लेंथ को कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर आता है स्टेट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो देखिए जहां तक स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात हम करते हैं
तो वो टेंशन पे भी डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप टेंशन बढ़ाते हो स्ट्रिंग के अंदर, उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जहां तक बात रह जाती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की, तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी कम उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आपने उसको बढ़ाना है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आप डिक्रीज कर दीजिए। फिर आता है हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड गिवन बाय अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड टेंशन। तो ये आपको दिया है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ होता है एंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रूट ऑफ टी। यहाँ पे टी यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग को बताता है। ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको समझिए। इसका जो फॉर्मूला है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उस फॉर्मूले को देखकर ही ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट एडजस्टमेंट्स would you make to tune a stringed instrument for it to emit a note of desired frequency। एक सिंपल सी बात है, जब हम गिटार की भी अगर हम बात करते हैं तो गिटार के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। अगर हम उसको टाइट करते हैं तो उससे उसकी टेंशन जो है वो बढ़ जाती है, और टेंशन बढ़ने की वजह से जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी इंक्रीज करती है। तो हम उसको टाइट या उसके टेंशन को तब तक वेरी करते हैं जब तक हमें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द डायग्राम इन द फिगर शोज 3 वेज इन विच अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इन एन इंस्ट्रूमेंट कैन वाइब्रेट। ये 3 आपको वे बताए गए हैं। कहता है विच ऑफ द डायग्राम शोज द प्रिंसिपल नोट। देखिए प्रिंसिपल नोट एक्चुअली उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अच्छा, एक बात आपको ना मैं पहले ये बता दूं कि एक्चुअली लेंथ को वेवलेंथ के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वेव है ना, ये वेव एक्चुअली फुल वेव का आधा है। मतलब ये जो इसकी जो वेवलेंथ है ना, ये लैम्डा बाय 2 है। सो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा 1 आपका यहाँ पे 2L के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरी वेवलेंथ शो कर रहा है, तो मतलब हो गया कि लैम्डा 2L के बराबर है। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा 2λ3, दो वेव्स दिख रही होंगी आपको पूरी पूरी, तो 2λ3 इज इक्वल टू एल के बराबर होगा। तो मतलब λ3 क्या हो गया आपका, l/2 हो गया। अच्छा, तो अगर मैं इनकी रेशो को देखूं, वैसे तो देखो रेशो ना भी देखे तो भी समझ में आ रहा होगा कि जो λ1 है, मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और इसकी वेवलेंथ इन दोनों के बीच में, और सबसे कम किसकी है, इसकी वेवलेंथ है। तो बेटा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसलिए पहले वाले पार्ट का जो आंसर है वो ए हमारा आ जाता है। फिर कहता है कि विच वाइब्रेशन हैज ए फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। एक काम करते हैं, पहले ना हम इनकी रेशो निकाल लेते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूँ λ1:2 λ2:2 λ3 अगर मैं करूं, तो बेटा अगर मैं इनको करता हूं तो मेरा आंसर आएगा जैसे 12L:L:2 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2L आ जाएगा। एल कट गया तो 4:2:1 आपके पास आ गया। तो ये तो वेवलेंथ की आपकी रेशियो हुई। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो जस्ट इसको उल्टा लिख दीजिए, मतलब 1:2:4। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब वो कह रहा है कि विच वाइब्रेशन हैज फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। तो ये जो लास्ट वाला है ये इसका 4 टाइम है ना, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। ये वाला इसका आंसर आएगा थर्ड, जैसे यहाँ पे दिया ही हुआ है आपको थर्ड। कहता है विच वाइब्रेशन इज द लॉन्गेस्ट वाइब्रेशन। लॉन्गेस्ट मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो। मैं बता चुका ना बेटा, वेवलेंथ के टर्म में जो पहले वाला है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट आ गया। कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटा ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसकी रेशियो क्या है 1:2 ना, इसलिए आपका यहाँ पे 1:2 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका ये जो आंसर है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर प्रोवाइडेड ऑन एन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी स्ट्रिंग के केस में जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 1/2L अंडर द रूट T बाय पाई आर का स्क्वायर इंटू डी होता है। मतलब जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर है ना, तो इसलिए अकेला आर रखूंगा यहाँ पे। आर एक्चुअली रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका रेडियस ज्यादा होगा तो मतलब थिकनेस ज्यादा होगी,
अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसलिए स्ट्रिंग के अंदर वेरियस फ्रीक्वेंसीज पाने के लिए हम डिफरेंट थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह है ऐसा करने का। फिर नेक्स्ट आता है अ ब्लेड फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है, फिक्स्ड एट वन एंड is made to vibrate by pressing it other end and then release it. State one way in which the frequency vibration of the wave can be lowered. देखो बेटा सिंपल सा, मतलब बोल क्या रहा है पहले तो ये समझो। बोल ये रहा है कि मेरे पास में एक ब्लेड है, उसको एक तरफ से मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मान लो ये मैंने फिक्स कर दिया और यहां से मैंने उसको किया, ऐसे पुश किया और फिर रिलीज किया। तो ये क्या करेगा बेटा, ये ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा ना आपका, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। अब कहता मेरे को ये है कि मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर करनी है, और मैंने आपको बताया था बेटा कि ये लेंथ के इनवर्सली होता है। मतलब ये कि अगर तुम इसके ये जो वाइब्रेटिंग लेंथ है, इसको इतनी सी लेंथ को वाइब्रेटिंग लेंथ बोलूंगा, अगर मैं इसको लेंथ को बढ़ा दूं ना तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है जी, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डज द मीडियम अफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो मैंने कहा था बेटा कि जब कोई बॉडी मीडियम में मूव करती है तो मीडियम उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी लगातार अपनी जो एनर्जी है वो लूज करती है, और इसी लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से उस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, उसकी वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है वो आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि जो मीडियम है वो एम्पलीट्यूड को कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है। फिर what are damped vibration, how do they differ from the free vibration and give one example of each। तो देखिए मैंने आपको बता दिया बेटा कि जो पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग बॉडी है, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, अगर उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, तो वो हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है कि कभी भी बेटा उसमें एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती, और उसका जो एम्पलीट्यूड है कभी भी डिक्रीज नहीं होता था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन डैम्ड में लगातार एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता है ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स। एक एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क दे सकते हो, पेंडुलम दे सकते हो, है ना। जब पेंडुलम को हम मूव करवाते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता है ना, क्योंकि वो डैम्प्ड वाइब्रेशन है और अंडर द प्रेजेंस ऑफ ये एयर ये ऐसा टेक प्लेस करता है। ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। देखिए क्या कहता है कि द डायग्राम इन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेम द काइंड ऑफ वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन साफ दिखता है क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गिव वन एग्जांपल ऑफ सच वाइब्रेशन, तो यहाँ लिखा है कि व्हेन a slim branch of a tree is pulled and then released, it makes damped vibration। आप मोशन ऑफ अ पेंडुलम इन एयर ये भी लिख सकते हो, ट्यूनिंग फॉर्क के जो वाइब्रेशन इन एयर वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे उसी के पार्ट है। वाई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि जब किसी मीडियम के अंदर बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो मीडियम उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो आपकी कॉन्टिन्यूसली लॉस होती रहती है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एट द एंड जाके वो रुक ही जाएगा। और यही मेरा फोर्थ पार्ट भी है, कहते हैं व्हाट हैपेंस टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम इट्स मोशन विल सीज, मतलब जो वो बॉडी वाइब्रेट कर रही थी वो वाइब्रेट होनी बंद हो जाएगी। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि अ ट्यूनिंग फोक इज वाइब्रेटिंग इन एयर, तो ये भी वो डैम्ड का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। स्टेट वेदर द वाइब्रेशन आर नेचुरल और डैम्ड, आंसर डैम्ड है क्योंकि मीडियम के अंदर ये टेक प्लेस कर रहा है, तो ये डैम्ड वाइब्रेशन होगी। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस के आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7B के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।